प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर है भरोसा। देश ने वाई इंडिया वाई नॉट इंडिया का सफर किया है तय। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 200 से अधिक सीट जीतकर बनाएगी भाजपा सरकार। गृह मंत्री की उपस्थिति में टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समयबद्ध तरीके से निर्विवाद उत्तराधिकारी को खतौनी में दर्ज करने के दिए निर्देश। कहा अधिकारी करें समीक्षा। और शामली के किसानों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के प्रयास से मिला नए कृषि बिल के तहत लाभ। ₹1 किलो बिकने वाली गोभी 10 गुने मूल्य पर बिकी दिल्ली के बाजार। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उद्योग संगठन एसोचैम की स्थापना के 100 साल पूरे होने के अवसर पर स्थापना सप्ताह समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया को भरोसा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत ने वाई इंडिया से वाई नॉट इंडिया का सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से निवेश बढ़ाने की अपील की और कहा कि जितनी हैंड होल्डिंग सरकार से चाहते हैं उतनी इंडस्ट्री के लिए महिला युवा उद्योगों के लिए भी सुनिश्चित करना चाहिए उद्योग जगत को। भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है शायद उतनी पहले कभी नहीं। ये पॉजिटिविटी आई है 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के अभूतपूर्व आंकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 6 वर्षों में देश में हुए बड़े बदलाव और सुधारों का जिक्र कर रहे हैं। मौका है एसोचैम स्थापना सप्ताह से जुड़े कार्यक्रम का। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में प्रधानमंत्री ने देश के उद्योग जगत पर भरोसा जताया तो साथ ही इसे पूरा करने के लिए इंडस्ट्री से जुट जाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि जरूरी सुविधाएं देना, सही माहौल बनाना ये सरकार कर सकती है, लेकिन उद्योग जगत ही इस प्रोत्साहन को सफलता में बदल सकता है। एक जमाने में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। पहले कहा जाता था कि जब टैक्स रेट इतने ऊंचे हैं तो वाई इंडिया। आज यही लोग कहते हैं कि जहां सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट्स हैं तो वाई नॉट इंडिया। पहले रेगुलेशंस और रूल्स का जाल था तो स्वाभाविक रूप से चिंता के साथ निवेशक पूछते थे वाई इंडिया। आज वही कह रहे हैं कि लेबर लॉ में ईज ऑफ कॉम्प्लायंस है तो वाई नॉट इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी जैसे अहम मोर्चों पर देश में तेजी से चल रहे काम का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास हो रहे हैं। नया भारत अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स के साथ साथ रिवॉर्ड्स को आज देश की नीति का अहम माध्यम बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के भीतर भी सुधारों की वकालत की। उन्होंने संदेश दिया कि इन सुधारों के जरिए समाज के सभी तबकों की भागीदारी और भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 महीने पहले कृषि सुधारों का लाभ अब किसानों को मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों को और मजबूत करने के लिए उन्होंने उद्योग जगत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए आह्वान किया। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए।
इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती रहे, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके इनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर स्थापित कर सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की बड़ी भूमिका के लिए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत और सरकार के विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उद्योग जगत से अनुसंधान और विकास में अपना निवेश बढ़ाने का भी आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी मिशन बंगाल के लिए कमर कसकर मैदान में है। भाजपा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जब अमित शाह शनिवार को 2 दिन के दौरे पर मिदनापुर पहुंचे तो सोनार बांग्ला के नारे के साथ ही दावा किया कि 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं विभिन्न दलों से नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपने 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्टों को 27 साल मौका दिया या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। इस आह्वान के साथ शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिन के अपने पश्चिम बंगाल दौरे का आगाज कर दिया। इस मौके पर मिदनापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला तो बोला ही, साथ ही ममता राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल भी खोली। दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसे लेकर अमित शाह ने बताया कि कैसे टोलबाजी और गुंडाराज के चलते आम जनता त्रस्त है और ममता राज में बदल गया है मां माटी मानुष का नारा। आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। बीजेपी विकास के नारे के साथ तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्वार्थ के चलते केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ राज्य के किसानों और गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। मिदनापुर में जनसभा से पहले जब अमित शाह, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने पश्चिम मिदनापुर जिले के बेलीजूरी गांव में किसान के घर खाना खाया तो इस दर्द को भी महसूस किया और इसे लेकर अमित शाह ने जनसभा में अपने अनुभव भी साझा किए। अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया, मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है। मैंने बोला एक घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन करें। शनिवार को ही तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों में भी बगावत के सुर तेज हुए। कई नेताओं ने बीजेपी का दामन तो थामा ही, वहीं टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस से भी एक सांसद, 9 विधायक, एक पूर्व मंत्री, एक एमओएस, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और 2 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह और पीएम मोदी का आभार भी जताया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी का पार्टी में स्वागत किया। जनसभा में अमित शाह ने यह सवाल भी उठाया कि इस बात पर गौर करना जरूरी है कि क्यों इतने सारे नेता दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी पर विश्वास जता रहे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ममता सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में भाई भतीजावाद हावी है। जिन नेताओं ने पार्टी को खड़ा किया उन्हें दरकिनार कर पार्टी में अनुभवहीन नेता हावी हो गए हैं। पश्चिम बंगाल समृद्ध इतिहास और गौरवपूर्ण संस्कृति का धनी है। अमित शाह का यह दौरा भी सांकेतिक रूप से राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों के सम्मान में समर्पित है। अमित शाह ने रामकृष्ण आश्रम,
पहुंचकर स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित की। मिदनापुर के सिद्धेश्वरी काली मंदिर में जाकर पूजा कर राज्य के लिए समृद्धि की प्रार्थना की और पश्चिम बंगाल के धरती पुत्र खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उनके परिवार के सदस्यों से मिले और उन्हें सम्मानित भी किया। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने में है। ऐसे में ये सियासी घटनाक्रम आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। कोविड-19 की स्थिति को लेकर मंत्री समूह की 22वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना को लेकर अहम तथ्यों का साझा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से रिकवरी के मामले में भारत का प्रदर्शन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और मृत्यु दर दुनिया में मुकाबले में सबसे कम है। देश में रिकवरी दर बढ़कर 95.46% तक पहुंच गई है। देश में कोविड-19 के खिलाफ मजबूती से लड़ाई जारी है। सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट जारी है और इसकी संख्या घटकर 3.08 लाख तक आ गई है। देश के सक्रिय मामले कुल सक्रिय मामलों के 3.09% तक रह गए हैं। कोविड-19 की चुनौती से लड़ने में सरकार के स्तर पर मुस्तैदी के साथ रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की शुरुआत सभी कोविड योद्धाओं के प्रति गहरी कृतज्ञता जताते हुए की। उन्होंने अपने सहयोगियों को कोविड के विरुद्ध देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और अभी तक के उत्साहवर्धक परिणामों द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के बारे में सूचना दी। अमेरिका का रिकवरी रेट 58% है, इटली का रिकवरी रेट 63% है, रशिया का रिकवरी रेट 79 यानी 79% है और ब्राजील का रिकवरी रेट 86% है। हमारा रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा 95.46% है। अक्टूबर नवंबर के महीने में त्योहारों के बावजूद व्यावहारिक रूप से की गई व्यापक टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार नीति के कारण इस अवधि में संक्रमण के मामलों में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे समय में भी कोविड उपयुक्त व्यवहार को कर्मठतापूर्वक बनाए रखने की अपील की, जब देश टीकों के पहले सेट को प्राधिकृत करने के अंतिम चरण में है। उन्होंने सभी लक्षित आबादी, जो लगभग 30 करोड़ आंकी गई है, को कवर करने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता भी व्यक्त की। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमने भी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन को डेवलप कर दिया है। वैक्सीन किसी भी समय आने वाले जो हफ्ते हैं या आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम वैक्सीन अपने देश के लोगों को प्रायोरिटाइज करके हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर के लोगों को और आने वाले समय में अगले 6 से 7-8 महीनों के बीच में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की हम स्थिति में होंगे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात का बरतना जरूरी है। इन्हीं एहतियातों का पालन करते हुए लोग सामान्य कामकाज कर रहे हैं। कई जगहों पर स्कूलों और विश्वविद्यालयों को खोला गया है। अब कर्नाटक सरकार ने 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोलने का फैसला किया है। This technical advisory committee has been giving necessary guidelines, guiding us, and necessary suggestions all through this COVID period. In fact, last month we had a meeting with the technical advisory committee, wherein they said, let us wait till December 3rd week. Then we will consider the situation and we will come out with the decision. भारत ने वैश्विक महामारी के विरुद्ध अपनी लड़ाई में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 16 करोड़ के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,71,868 नमूनों की जांच की गई, जिससे भारत में अब तक किए गए परीक्षणों की कुल संख्या 16,90,514 तक हो गई है। भारत में दैनिक जांच क्षमता बढ़कर 15 लाख हो गई है। वाराणसी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोविड-19 के टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनपद में प्रशिक्षकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में इसका प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इसमें शहरी ग्रामीण दोनों जगहों के स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। ये वैक्सीन कितने तापमान पर रखी जाएगी और किस तरह लोगों तक पहुंचाई जाएगी, इसका भी प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के 12,700 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इन सभी कर्मचारियों को पोर्टल पर सूचीबद्ध कर लिया गया है।
कोविड वैक्सीनेशन हमारी इसकी तैयारी चल रही है। उसके लिए हमारा जो है कोविड वैक्सीनेशन स्टोर रूम तैयार हो जाएगा, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। कोविड वैक्सीन रखने के लिए ILR आइसलैंड रेफ्रिजरेटर हमारे पास 3 आ गया है, वो भी हम लोगों ने रख लिया है। तीसरे स्टेप पे था कि जिसको लगना है वैक्सीन उसको चिन्हित करना है। उसमें हमारे 12,700 पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ 4th क्लास की नाम जो है सूचीबद्ध कर लिया गया है, जो कि कोविन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 3 चीज़ें होंगी। चौथा स्टेप है कि वैक्सीन लगाएगा कौन, कैसे लगेगी। उसके लिए हम लोगों ने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 है, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन हमारे जो 32 सेंटर पे जो भी हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि वो अपने नीचे उनके जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे और उनके माध्यम से जो है पहले फर्स्ट फेज में हमारे मेडिकल एंड पैरामेडिकल कर्मियों को ये वैक्सीन दी जाएगी, उसकी प्रशिक्षण चल रहा है। गांव में जमीन संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरासत अभियान को समयबद्ध ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्विवाद उत्तराधिकारी को खातों में दर्ज करने के लिए प्रदेश के सभी ग्रामों में अभियान संचालित किया जाए। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन बनाई जाए। इसके अतिरिक्त ईमेल ID भी जारी की जाए। अभियान के बाद शासन स्तर पर जिलों में टीम भेजकर इसकी पुष्टि की जाए और निर्विवाद उत्तराधिकारी खतौनियों में दर्ज हो गए हैं। तहसील दिवस और थाना दिवस का आयोजन जन समस्याओं के निस्तारण हेतु संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद अयोध्या में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री लगभग 89.90 करोड़ रुपए की लागत की 40 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास व शुभारंभ करेंगे। इनमें 30.67 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, 26.45 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 32.77 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं का शुभारंभ शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पात्र व्यक्तियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी करेंगे। नए कृषि कानूनों का लाभ शामली के किसानों को मिलने लगा है। यहां करोना तहसील के मायापुर के किसानों की गोभी स्थानीय मंडी में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, जिसके कारण किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर थे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी सूचना पर अधिकारियों से बात की और कॉमन सर्विस सेंटर की टीम को किसानों के पास भेजा। उन्हें डिजिटल तरीके से फसल बेचने की जानकारी भी दी। इसके माध्यम से किसानों ने दिल्ली मंडी से संपर्क करके फसल से अच्छा मुनाफा कमाया है। ई-मार्ट के माध्यम से किसानों की 500 कुंटल गोभी 10 गुना दाम पर देश की मंडियों में खरीदी गई है। स्थानीय विधायक और अधिकारियों ने किसानों को खेत में जाकर उनसे संवाद किया और उन्हें कृषि कानूनों की जानकारी दी। किसान भी इस व्यवस्था से खुश हैं। जो फसल स्थानीय बाजार में नहीं खरीदी जा रही थी, उसे दिल्ली के बाजार में बेचने पर उन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त हुआ है। रमेश जी किसान है यहाँ, ये दिल्ली गए होंगे अपनी फसल लेकर, गोभी की फसल ही बोते थे, वो बिक नहीं पाई और ये बहुत निराश होकर अपना खेत उजाड़ रहे थे। तो आप जैसे मीडिया के कुछ बंधुओं ने उस चीज़ को दुनिया के सामने लाया। सामने आने से जो सरकारी तंत्र था वो इसमें एक्टिव हुआ और इनकी जो पड़ोसी हैं तनवीर जी, जब तक वो आई हैं तो चूंकि अपना कुछ खेत बहा चुके थे, कुछ इनका खेत बचा हुआ है रमेश जी का, लेकिन तनवीर जी का खेत बराबर में था। हमारा जो CSC की अपनी यूनिट है उसकी हेड है तानिया जी, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, इन्होंने उसको देख के मीडिया के माध्यम से जानकारी लेकर यहाँ पहुँचकर इनसे पूछा। तो फिर जब इन्होंने बताया कि हम इसलिए बेच पा रहे हैं कि हमारी फसल का ज़्यादा दाम नहीं मिल पा रहा है और दूसरा मंडी में 1 रुपये किलो का रेट मंडी में दिया जा रहा है, तो तब इन्होंने किसान ई-मार्ट के माध्यम से इनकी फसल को उस पर अपलोड किया। उधर से कोई खरीदार सामने आए और जो फसल ये 1 रुपये किलो भी नहीं बेच पा रहे थे, वो 10 रुपये किलो का रेट तनवीर जी के खाते में आ चुका। मैं किसानों से अपील करना चाहती हूँ कि आप जैसे अभी देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं
उनको ना सुनकर अपनी जो आपकी खुद के लिए किसान सीएससी किसान ई मार्ट को इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको लाभ पहुंच सकता है। बीच में डीलर को हटाकर आप डायरेक्टली अपनी फसल सीधा बायर को भेज सकते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक अपलोड करनी है और डायरेक्टली रेट तय कर किस जो बायर है वो आपके खेत से ही आपका माल उठा लेगा। मैं गोभी की फसल जो है मंडी में बेचने के लिए पता करवाया तो रेट वहाँ जो है 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से चल रहा था, लेकिन किसान ई पोर्टल सीएससी के माध्यम से जो टीम आई है उन्होंने मुझे बताया कि कृषि कानून में आपकी फसल जो है 10 रुपये पर किलो बिक सकती है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सरकार का भी कानून बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कानून जो है किसानों के हित के लिए है। आगे चल के किसान इनमें काफ़ी प्रगति करेगा। प्रदेश में वर्तमान गन्ना खरीद व्यवस्था से बरेली के किसान बेहद खुश हैं और वे सरकार की नीतियों, नए कृषि कानूनों की प्रशंसा कर रहे हैं। गन्ना खरीद केंद्र पर अपने गन्ने की तौल करवाने आए गन्ना उत्पादक किसान सूरजपाल सिंह, उमेश बाबू शर्मा, सुधीर कुमार सिंह और संजीव सिंह ने बताया कि सरकार की नई गन्ना खरीद व्यवस्था में हमें मोबाइल पर 2 दिन पहले मैसेज आ जाता है। हम अपने गन्ने की छिलाई वगैरह का काम आराम से निपटा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार ने गन्ने की बकाया भुगतान के लिए 3,500 करोड़ का जो पैकेज दिया है, उससे हम किसानों के बकाये का भुगतान हो रहा है। नए कृषि कानूनों की सराहना करते हुए गन्ना उत्पादक किसानों ने कहा कि अब हम अपने कृषि उत्पाद देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें मंडी शुल्क से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने कहा हम कृषि कानूनों के लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और मोदी सरकार के कृषि बिल का समर्थन करते हैं। जिला गन्ना अधिकारी पीएन सिंह ने बताया कि 210 गन्ना क्रय केंद्रों पर गन्ने की तौल हो रही है। अब तक 95 लाख कुंतल गन्ने की खरीद हो चुकी है और पिछले सत्र में की बकाये का लगभग 95% का भुगतान भी किया जा चुका है। मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, जिससे कि हम अपना गन्ने का छिलाई का कार्य जो है शुरू कर देते हैं। और ये बिल जो बनाए हैं ये किसान के हित के ही हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार किसान के हित में ही कार्य कर रही है। मैं यहाँ गन्ना तुलवाने आया हूँ और जो कृषि बिल जो सरकार लाई है, ठेके पे खेती जो बात है, वो बिल पहले था कि हम ठेके में देते थे तो वो हमारा पूरा खेती ठेके में लेता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल दी है मोदी जी ने। बहुत ही अच्छा काम किया है। वो ठेके पे केवल हमारी फसल का ठेका होगा और वो हमारा खेत का ठेका नहीं करेगा, जो कि वो हमारे खेत की संरचना बदल देता था, मिट्टी उठवा देता था। अब ऐसा इस बिल में नहीं होगा। इस पर रोक लगाई है मोदी जी ने। ये बहुत ही अच्छा उनका सराहनीय कदम है। मैं बहुत सालों से गन्ना करता हूँ और अपनी मिल के लिए सप्लाई करता हूँ, और जो मोदी सरकार ने ये 3,500 करोड़ का पैकेज दिया है किसानों के लिए, ये बहुत सराहनीय काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को। बरेली जिले में कुल 5 चीनी मिले हैं। यहाँ पर 210 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं गन्ना खरीद के लिए, जिसके माध्यम से किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। इस बार एक नई व्यवस्था बनाई गई खरीद के लिए, जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। उनको पहले पर्चियाँ दी जाती थी, उनके घर घर भेजा जाता था, उसको बदल के उनको SMS के माध्यम से गन्ना खरीद किया जा रहा है। हर किसान का मोबाइल नंबर फीड किया गया और उस पर SMS भेजा जा रहा है। साथ ही साथ हर क्रय केंद्र पे जो पर्चियों का डिटेल है, एक्नॉलेजमेंट, हर क्रय केंद्र पे उसको दिया गया है। अगर किसी की कोई SMS नहीं मिला, कोई दिक्कत हुई, तो इस एक्नॉलेजमेंट से देख के अपना गन्ना बेच सकता है। या फिर ये गन्ना ऐप है, ऐप पे अपना सप्लाई टिकट नंबर देख के उससे वो गन्ना बेच सकता है या वेबसाइट से देख सकता है। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे पक्षी बज्रघाट पर पहुंचकर अटखेलियां लगा रहे हैं। तीर्थ नगरी में आए हजारों विदेशी रंग बिरंगे पक्षियों के कौतूहल से गंगा का नजारा सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के मौसम में 3 से 4 माह बज्रघाट गंगा में प्रवास करते हैं। गंगा का स्वच्छ जल और कड़ाके की ठंड विदेशी पक्षियों को खूब भाती है। गंगा की तेज स्वच्छ धारा साइबेरियन पक्षी को मेहमान नवाजी के लिए आकर्षित करती है। विदेशी पक्षी समुद्र में एक साथ गंगा की स्वच्छ तेज धारा में कभी इधर तो कभी उधर उड़ान भरते नजर आते हैं। पक्षी यूं तो श्रद्धालुओं को देखकर उड़ जाते हैं, मगर श्रद्धालुओं द्वारा गंगा में प्रवाहित प्रसाद को अपना भोजन बनाने के लिए एक एक दाने को आराम से खाते हैं। ये साइबेरियन पक्षी जो है रूस में साइबेरिया स्थान है, वहाँ से आता है और ये 4 महीने के लिए आता है।
इसका आने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि साइबेरिया में इस टाइम बहुत बर्फबारी है, सारी नदियाँ झील सब जम गई हैं, जो कि माइनस लगभग 50 डिग्री तक इसका तापमान पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर ये 4 महीने प्रवास करेंगे और यहाँ आने का उद्देश्य इनको यहाँ पर अच्छे तरह से भोजन पानी इनकी व्यवस्था मिल जाती है तथा इनको अपनी जान की सुरक्षा भी रहती है। अगर कहीं जंगल में होती है तो इनका शिकार किया जाता है और यहाँ पर तीर्थनगरी है, तीर्थनगरी में इनका कोई शिकार नहीं कर सकता, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती और भोजन की व्यवस्था इनको अच्छे से पर्याप्त होती है। श्रद्धालुओं का तो परमानेंट तीर्थनगरी है, ब्रजघाट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तो इस स्थान पर यात्रियों का आवागमन तो अब बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसी प्रकार से इनका भी आवागमन बढ़ता जा रहा है। पहले थोड़े से पक्षी आया करते थे, अब ये बहुत अधिक मात्रा, कई हजार की मात्रा में यहाँ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर आज 8 डाइंग प्लांटों को प्रशासन और विभाग के अधिकारियों ने सीज किया। 2 दिन पूर्व सामाजिक संस्थाओं की शिकायत पर प्रदूषण विभाग ने जांच की थी। इन प्लांट द्वारा केमिकल युक्त पानी सीधे मोरवा नदी में डाला जा रहा था। इन फैक्ट्रियों में कालीन उद्योग में लगाने वाले ऊन की रंगाई की जाती है। इससे मोरवा नदियों का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। मोरवा नदी आगे जाकर गंगा में मिल जाती, जिससे गंगा का पानी भी प्रदूषित होता है। इन फैक्ट्रियों को सील करने पहुंचे भदोही के तहसीलदार विजय यादव ने बताया कि कुल 8 डाइंग प्लांट पर प्रदूषण विभाग के निर्देश पर सीज करने की कार्रवाई की गई है। इन फैक्ट्रियों से बिना शोधन किए पानी बहाया जा रहा, जो पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 18/12/19 के क्रम में यहाँ पर 8 डाइंग जो कारपेट सिटी की फैक्ट्रियाँ थीं उनको सीज करने की कार्रवाई चल रही है। ये 8 जो हैं वो मैसर्स भदोही कारपेट, मैसर्स रूपेश, मैसर्स दीपक डाइंग, मैसर्स मनोज डायर्स, मैसर्स IS डाइंग, मैसर्स SK डाइंग, मैसर्स बूध इंटरनेशनल और मैसर्स अरविंद एक्सपोर्ट पानी निकासी के प्रदूषण से संबंधित थी और जिसको बंदी के आदेश हो गए हैं, जिस क्रम में इनको बंद किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष ये शिकायत आई थी कि मोरवा नदी में प्रदूषित जल की निकासी की जा रही है इन फैक्ट्रियों के द्वारा। इसी क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बंदी के आदेश दिए हैं। हर साल गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का इंतजार हर सिने प्रेमी को होता है। इस बार 16 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का अंदाज कोविड के चलते कुछ अलग जरूर होगा, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं होगी। 51वें इफी के भारतीय पैनोरमा में कौन सी फिल्में शामिल होंगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। इसमें 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन किया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन में बहुत ही कम समय बाकी है। इफ्फी के 51वें अंक में भारतीय पैनोरमा खंड की फिल्मों की घोषणा हो गई है। यूपी के बागपत के जौहरी गांव की शूटर दादियों चंद्रो और प्रकाशी तोमर की कहानी जा पहुंची है इफ्फी के मंच पर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि 51वें इफ्फी के भारतीय पैनोरमा में 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारतीय पैनोरमा खंड, जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन होता है। परिषद में शामिल फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और निर्माता जॉन मैथ्यू मैथन की अध्यक्षता में ज्यूरी ने 183 फिल्मों में से इन फिल्मों का चयन किया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत। विगत कई दिनों से मौसम में आए बदलाव का असर जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। पारा कई स्थानों पर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। कई स्थानों पर कोहरे का प्रकोप भी देखा गया है। लखनऊ में भी ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न्यूनतम पारा 4.3 पहुंच गया है, जो शिमला से भी कम था। आज भी मौसम सर्द रहेगा। सुबह से ही 1 या 2 स्थानों पर कोहरा देखा जा सकता है। शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड का व्यापक असर देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर जिले में न्यूनतम पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सर्द हवा का चलना लगातार बना हुआ है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर है भरोसा। देश ने वाई इंडिया से वाई नॉट इंडिया का सफर किया है तय। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 200 से अधिक सीट जीतकर बनाएगी भाजपा सरकार। गृह मंत्री की उपस्थिति में टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने थामा भाजपा का दामन।
ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समयबद्ध तरीके से निर्विवाद उत्तराधिकारी के खतौनी में दर्ज करने के दिए निर्देश, कहा अधिकारी करें समीक्षा। और शामली के किसानों को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रयास से मिला नए कृषि बिल के तहत लाभ। 1 रुपए किलो बिकने वाली गोभी 10 गुने मूल्य पर बिकी दिल्ली के बाजार। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।